हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लेक्चर 1 कर लिया है। लेक्चर 1 में हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक कंसेप्ट होता है और टर्मिनोलॉजी जो होता है, जैसे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क्ड प्राइस क्या होता है, या फिर आपका डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंटेड प्राइस क्या होता है, या प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, या लॉस परसेंटेज क्या होता है। ओके, तो हम लोग अब familiar हो चुके हैं सारे टर्मिनोलॉजी से, और हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किया था कुछ। नाउ इस लेक्चर में हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा होगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको फिर से रिवाइज करेंगे और जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, नाउ इस लेक्चर के बाद आपका इस बात का तो खैर पक्का रहेगा कि आपका सी सैट लेवल का जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चंस आता है, सी सैट हुआ या फिर और भी बाकी एग्ज़ाम्स जैसे ईपीएफओ का भी हुआ, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस जो होता है, सिर्फ उसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो इस लेक्चर से आपका मैक्सिमम जितना क्वेश्चंस आ सकता है वो कवर हो जाएगा। और बाकी क्योंकि हम लोग इसमें कंसेप्ट्स जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि हमारा मतलब किस क्वेश्चन में जो है हम लोग किस मेथड से प्रोसीड करें कि हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली बन जाए। नाउ परसेंटेज चैप्टर में हमने देख लिया था कि हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कितने मतलब इजीली बदल रहे थे। तो वही सारे कंसेप्ट्स को हमने लेक्चर 1 में भी यूज़ किया था कि अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे 25% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे उसको 5/4 से मल्टीप्लाई किए, या 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 6/5 से मल्टीप्लाई किए, 20% अगर लॉस हो रहा है तो कैसे 4/5 से मल्टीप्लाई किए। तो हमने देखा कि हम लोग अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दें तो हमारा बहुत सारा क्वेश्चंस में टाइम सेव हो सकता है। नाउ इस लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वही सब मेथड से, पर क्वेश्चन के नीड के अनुसार हम लोग अपना थोड़ा बहुत मेथड थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज़ भी करेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर में हम लोग जो है थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके बहुत प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आज भी चुका है, और जो है मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चन। और इसके बाद जो है हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखेंगे थोड़ा सा एसएससी टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन आता है, जिसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इससे, लेकिन लेवल जो है क्वेश्चन का सेम रहता है। एसएससी में और बाकी बैंकिंग के एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ पे टाइम क्रंच होता है, क्योंकि आपको कम टाइम में जो है ज़्यादा क्वेश्चन बनाना रहता है वहाँ पे, क्योंकि उसी पे आपका मार्क्स डिपेंड करता है ना। बाकी एग्ज़ाम्स जैसे सी सैट ईपीएफओ है उसमें आपको एनफ टाइम मिलेगा क्वांट में कि आप अगर वहाँ पर अगर थोड़ा सा ढंग से अगर आप सॉल्व करें तो आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस लेक्चर को। नाउ एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या था कि सबसे पहले तो टर्मिनोलॉजी हमने देखा था, जो कि है कॉस्ट प्राइस। जैसे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ, मतलब जो हम अगर कोई एक दुकानदार है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कॉस्ट प्राइस को देखते थे कि उसको कितना उसको कितना लागत लगा है उस सामान को ख़रीदने में, तो वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाता था। और वही अगर जैसे वो कुछ सर्टेन उसमें वैल्यू एडिशन किया या उसमें कुछ टैक्सेस जोड़ दिया, तो उस पर जो प्राइस जो मार्क्ड प्राइस जो आइटम पे लिखता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्क्ड प्राइस या लिस्टेड प्राइस। ओके, और उसी प्राइस पर जनरली जो है वो मतलब वो आइटम बिकेगा। ओके, तीसरा जो है हमारा है डिस्काउंटेड प्राइस। क्या क्या होता है, कभी कभी आपको मार्क्ड प्राइस पर सर्टेन परसेंटेज जो है डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, तो वो सब डिस्काउंट जो है हम लोग मार्क्ड प्राइस पे करते हैं। ओके, फोर्थ हमारा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका कुछ भी हो सकता है। अगर हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है तो मार्केट प्राइस पे बेच सकते हैं। अगर हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाना है तो हम जो कॉस्ट प्राइस में खरीदे थे उसी पे बेच सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस कुछ भी हो सकता है। सेलिंग प्राइस वो प्राइस हुआ जिस पर दुकानदार या जो भी रिटेलर है या होलसेलर है जो कि कस्टमर को वो सामान देता है, तो वो हो जाता है उसका सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट हमने देखा कि जो भी सेलिंग प्राइस हो रहा है, ठीक है, जो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एक 100 रुपये का सामान है, एक सामान है जिसके ऊपर 100 रुपये लिखा हुआ है, मार्केट प्राइस 100 रुपये, पर मैंने उस सामान को 80 रुपये में ही बेचा। ठीक है, तो 80 रुपया जो हो गया वो क्या हो गया, डिस्काउंटेड प्राइस। और हमारा जो मार्केट प्राइस था वो कितना था, 100 रुपीज़। तो हमारा जो कह सकते हैं कि डिस्काउंट जो हमने दिया वो दिया क्या, 20 रुपीज़ का।
ओके, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि डिस्काउंट क्या है, जो आप सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस। और अगर आपका कोई भी डिस्काउंट नहीं है तो आप तो मार्क प्राइस पे ही सेलिंग प्राइस वही हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो ये है, फिर आगे है फिर प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट क्या होता है कि अगर आप जो दुकानदार है जो भी है या फिर कोई रिटेलर होलसेलर जो भी हो, तो उसको जो लागत लगा कोई सामान खरीदने में, उसको जो कॉस्ट देना पड़ा उस सामान को बनाने में या लेने में, और जो उसने सेल किया, ठीक है, जो फाइनल जिस कस्टमर को जो वो सामान दिया, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। अगर एसपी जो है वो सीपी से ज़्यादा हुआ तो, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा सीपी से तभी तो हमको प्रॉफिट होगा ना। तो इसीलिए जब एसपी माइनस हम लोग सीपी करेंगे तो हमको प्रॉफिट मिलेगा इन द केस ऑफ गेन। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी सेलिंग जो होता है वो कॉस्ट प्राइस से भी कम पे बेचना पड़ता है, तो उस केस में शॉपकीपर को जो होता है वो लॉस होता है। तो वहाँ पर हम लोग जो लॉस का जो लॉस, एक्चुअली यहाँ पर तो एस पी माइनस सी पी ही करना चाहिए था, पर हम लोग को मॉड्यूलस से मतलब है, मीन्स क्वांटिटी कितना है, साइन से मतलब नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सी पी माइनस एस पी कर देते हैं, क्योंकि आप सी पी यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। फिर आगे होता है हमारा जैसे डिस्काउंट परसेंटेज क्या था। अभी हमने डिस्काउंट निकाल लिया। डिस्काउंट जो है हम किस पे दे रहे थे, मार्क प्राइस पे दे रहे थे। तो अगर आपको बोला जाएगा कि हम 100 रुपये, अगर 100 रुपये मार्क प्राइस था और 80 रुपया हमने बेचा, 80 रुपये में हमने बेच दिया, तो हमारा डिस्काउंट क्या हुआ, 20 रुपीज़, ठीक है। अब 20 रुपीज़ जो है वो, उसका अगर हम लोग बोलेंगे कि हमने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 20%, 20 रुपीज़ जो है वो 100 रुपीज़ का कितना परसेंट है, क्योंकि 100 रुपीज़ जो है वो है मार्क प्राइस। तो हमेशा डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है वो, उसको हम लोग निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस या लिस्टेड प्राइस, ठीक है। दूसरा है फिर प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स आपने जो आपका जो शॉपकीपर था उसको सीपी के रेस्पेक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ है। मीन्स उसने उसने जो, फॉर एग्जांपल अगर उसने 100 रुपये में सामान कहीं से ख़रीदा था और उसने 120 रुपये में बेच दिया, तो उसको जो है वो 20 रुपये का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। और वो हम लोग देखेंगे परसेंटेज में, अगर देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, तो 20/100 दैट इज़ 20%, ठीक है। तो हम लोग प्रॉफिट को जो है उसको देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सीपी, एंड डिस्काउंट परसेंटेज को देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस। और लास्ट है हमारा लॉस परसेंटेज। वो आप जानते हैं लॉस क्या होता है, जब भी सीपी जो है आपका एसपी से बड़ा हो जाए, तो जो लॉस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सीपी और इंटू 100, तो हमारा आ जाएगा लॉस परसेंटेज। नाउ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन से जो है हमारा बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, और उसके बाद एनालाइज करिए कि आपने ये क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया वो सही तरीके से किया या नहीं किया। क्योंकि क्वेश्चन जो है ये आप बना तो लीजिएगा ही, क्योंकि इसका आंसर तो आ ही जाएगा, पर अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, मतलब अटेम्प्ट करिए वीडियो को पॉज करके, और देखिए उसके बाद कि आपका सॉल्यूशन जो है वो इफ़ेक्टिव था या नहीं था, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ मैन बाइज 12 आर्टिकल्स फॉर ₹12 and sells them at the rate of 1.25 per article. His gain percentage is, now ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पर है कि एक आदमी जो है वो 12 आर्टिकल है, और वो 12 रुपये में उसको, मतलब उसने बाई किया 12 रुपये में 12 आर्टिकल, और उसने बेच दिया 1.25 रुपीज़ पर आर्टिकल। ना यहाँ पर जब उसने 12 आर्टिकल 12 रुपये में खरीदा, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग पर आर्टिकल ले लें तो वो क्या है, 1, ओके। और उसने जो एसपी पर आर्टिकल है वो है 1.25 रुपीज़, 1.25, ठीक है। तो अगर हम लोग जो भी पर आर्टिकल निकालें या टोटल निकालें, बात तो बराबर है, क्योंकि सारा आर्टिकल हम लोग सेम प्राइस में बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो अगर हम लोग पर आर्टिकल निकालें या टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके फिर लॉस एंड परसेंटेज और या गेन निकालें, या तो हम लोग का सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी है 1 और एसपी है 1.25, तो ऑब्वियसली है कि इसने जो है ये 25% प्रॉफिट पर सामान बेचा है। इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका 1.25 यानी मीन्स 0.25 इज प्रॉफिट, और 0.25 जो है वो 1 का कितना परसेंट है, 25% है। तो हम लोग बोल देंगे कि उसने 25% प्रॉफिट पर जो है वो सामान बेच दिया, ठीक है, या जो उसको गेन परसेंटेज बोलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा स्टार्टिंग में बस आपको वार्म अप करने के लिए था, ये इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग अ आर्टिकल फॉर ₹240 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%. एट वॉट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%? ना ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ना इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240 मीन्स इसका सेलिंग प्राइस जो है वही 240 दे दिया है, ठीक है। मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%, ओके। नाउ अब हम लोग क्या है कि हम लोग जो परसेंटेज में फ्रैक्शन और परसेंटेज को इंटर कन्वर्टिबल यूज़ करके हम लोग ने देखा था, वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और इंक्रीज एंड डिक्रीज का जो परसेंटेज में कंसेप्ट होता है उसी को देखेंगे। नाउ जब एक आदमी 240 रुपये में कोई सामान बेच रहा है और उसको 10% लॉस हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग मान लेते हैं जैसे सीपी था, कुछ होगा उस आदमी का कॉस्ट प्राइस होगा, वो जो सामान खरीदा होगा, तो उसमें इसने लॉस झेला है 10%। मीन्स इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 9/10, अब आप बोलिए कि 9/10 कहाँ से आ गया, तो ये वाला है, आप प्रीवियस वीडियोस देखिए वहाँ पर कि हमने कैसे अगर 10% डिक्रीज़ होता है तो हम लोग डायरेक्टली क्या किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 10% है, तो ये एक्चुअली है 1 - 1/10 है, जो कि आता है हमारा 9/10। तो सी पी इंटू 9/10 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 240 के बराबर, राइट। यही तो हमारा दिया हुआ है ना। तो हमारा सी पी क्या हो गया यहाँ से, यहाँ पे आप फास्ट कैलकुलेशन करिए। अगर हम लोग 3 से करते हैं 380, तो 800/3 लिख देते हैं अभी, ओके। नाउ एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%? नाउ आपको सी पी जो है वो पता चल गया है। अब आपको निकालना है एस पी, जिस एस पी पर हमको 20% प्रॉफिट होगा। तो ऑब्वियसली वैसा एस पी जो होगा जिस पे 20% प्रॉफिट होगा, हमको सी पी में क्या मल्टीप्लाई कर देना होगा, 20% प्रॉफिट है तो 5/4, तो हम लोग लिख देंगे 800/3 इंटू 5/4, ओके। तो आपका जो है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे 20% है, ओके, यहाँ पर 25% नहीं है, 20% है। तो यहाँ पर आपका आ गया, अगर 20% इंक्रीज होता है तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, 6/5 से, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 1, ये हो गया 3 2 मीन्स हो गया 320 रुपीज़। तो हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया ₹320। आपने देखा हमने यहाँ पर दो कंसेप्ट यूज़ किया, एक तो कि फ्रैक्शन और परसेंटेज को कैसे यूज़ करते हैं, और दूसरा कि एसपी को अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग सीपी में या तो प्रॉफिट का जो आया है परसेंटेज उसको ये कर देंगे मल्टीप्लाई उसी का फ्रैक्शन, या लॉस का फ्रैक्शन, ओके। यहाँ पर जैसे 10% का लॉस हो रहा था तो हमने सीपी को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किया, 9/10 से। अब कहीं पर प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया, 6/5 से। 6/5 हमारा कैसे आया था, 1 + 1/5, ठीक है। अब ये सब चीज़ जो है, अब हर वीडियो में हम लोग जो है इस तरह की बात को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है जहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ परसेंटेज का ऑपरेशंस था, ओके। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, जॉर्ज अर्न्स 50% ऑन एन इन्वेस्टमेंट बट लूजेस 10% ऑन अनदर इन्वेस्टमेंट। इफ़ द रेशियो ऑफ द टू इन्वेस्टमेंट इज 3:5 देन द कंबाइंड लॉस परसेंटेज, ओके। यहाँ पर है कि जॉर्ज ने दो इन्वेस्टमेंट किया है, एक पर उसने 15% जो है वो अर्न किया है और 10% जो है लूज़ किया है दूसरे इन्वेस्टमेंट पे, और दोनों इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है दैट इज़ 3:5, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक जगह 300 रुपये लगाया था, एक जगह 500 रुपये लगाया था। एक्स मानने से अच्छा है कि हम लोग 300:500 मान लें, हमारा कैलकुलेशन ईजी होगा। नाउ अर्न 50% ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ 15% ऑफ 300 क्या हो जाएगा, आप जल्दी से बताइए, कर सकते हैं ऐसे तो आप इंटू 15/100 करिएगा तो आपका आ जाएगा, लेकिन ऐसे हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, हो जाएगा 45 रुपीज़, ठीक है। और इस पे 50% पे जो है उसने, मतलब 500 पे जो है उसने 10% लॉस किया है, तो कितना रुपये लॉस हुआ है, 50 रुपीज़ लॉस हुआ है, क्योंकि 10% ऑफ 500 क्या है, 50। तो ये जो है ये गेन है और ये जो है ये लॉस है, ठीक है। तो नेट क्या हो गया, नेट लॉस हो गया 5 का, यही तो नेट लॉस हो गया ना। इसने यहाँ इस इन्वेस्टमेंट से 45 रुपये कमाया और इससे 50 गंवा दिया, तो नेट जो इसका लॉस हुआ वो 5 रुपये का हुआ। और 5 रुपये जो है, अब हम लोग 5 रुपये है और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, 300 + 500 दैट इज़ 800।
तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो हो गया 800 और हमारा जो नेट लॉस हो गया वो है 5 और इंटू 100 हम लोग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ओवरऑल कंबाइंड लॉस परसेंट। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 5/8%। ओके, यहाँ पे परसेंट नहीं दिया हुआ है पर ये हो गया हमारा 5/8%। तो हमारा 5/8 जो है वो लॉस परसेंट हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the manufacturer gains 10%, the wholesale dealer 15%, and the retailer 25%, then the cost of production of an article whose retail price is rupees 1265 is okay. Now अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा मतलब इन लोग का कैसा सक्सेशन होता है। जैसे सबसे पहले हमारा कोई भी सामान बनता है तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है। उसके बाद वो जो है सेल कर देता है किसको, होलसेलर को। उसके बाद होलसेलर किसको कर देता है, रिटेलर को। और रिटेलर जो है फाइनली कस्टमर को, ठीक है। नाउ मैन्युफैक्चरर का के एंड से जो उसका कॉस्ट होता है दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही पूछ रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो एक्स है, ठीक है। एक्स मान लिया या एम मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो एक्स माना। नाउ मैन्युफैक्चरर जो है जो भी उसको कॉस्ट आया, ठीक है, बनाने का वो सामान, और उसने 10% प्रॉफिट पर जो है वो होलसेलर को बेचा है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर के एंड पर सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब ये सब चीज़ हम लोग जो है यहाँ से जो है ये 10% इंक्रीज़ पर जो है इसको बेच रहा है, तो अब आप तुरंत बता सकते हैं कि इसका जो है सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो है वो एक्स है। सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 11x/10। नाउ ये अब क्वेश्चन आप जो है अब आप समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ पर जो है 10% का इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम इसी कारण वो डायरेक्टली 11/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इसका जो सेलिंग प्राइस है वही होलसेलर का जो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो गया 11x/10। नाउ अब होलसेलर ने रिटेलर को 15% प्रॉफिट पर बेचा है, ओके। यहाँ पर भी जो 50% दैट इज़ प्रॉफिट, तो बता सकते हैं होलसेलर का सेलिंग प्राइस क्या होगा। 15% प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11/10 इंटू 23/20, ये हो गया यहाँ तक का सेलिंग प्राइस। और यही रिटेलर के लिए जो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, 11/10 इंटू 23/20 इंटू एक्स। नाउ यहाँ पर हम तो इतना डिटेल में लिख रहे हैं पर एक्चुअली आपको जो है इतना डिटेल में लिखने का ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। नाउ अब क्या है कि रिटेलर के पास तो भाई आ गया ये रिटेलर का कॉस्ट प्राइस है। अब रिटेलर ने कस्टमर को 25% प्रॉफिट पे जो है वो सामान बेच दिया, ठीक है। तो कस्टमर के लिए जो फाइनली जो बाइंग प्राइस होगा या जो रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा क्या, 11/10 23/20 इंटू 25% इंक्रीज है तो क्या हो जाएगा 5/4 इंटू एक्स, और यही हमारा दिया हुआ है 1265। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर जितना भी ये सब फ्रैक्शंस आया है, ये जितना भी आया है, ये सब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके आया है, और ये सब ऑपरेशंस हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आप परसेंटेज वाला अगर लेक्चर देखिएगा तो उसमें ये सब सारा चीज़ हमने किया है। अब क्या है आपके लिए, अब तो यहाँ तक अगर आप ले आए, अगर आप तो उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है। जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1265 को, तो सबसे पहले 11 से कर देते हैं तो 116 1, ये आ गया 115, और 23 5 इज़ 115, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा नीचे, x आ गया हमारा 800। आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कितना ईजिली सॉल्व कर लिए अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप जितना स्पेस हमने लिया है आपको यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली आप x लिखते, एग्ज़ाम में आप ऐसे लिखेंगे x, ये सब बस 11/10 इंटू 23/20 इंटू 5/4 और इज इक्वल टू इक्वेट कर देते हैं 1265। ये बस आपको एग्ज़ाम में करना था, बस इतना ही भर स्पेस आपका जो है एग्जामिनेशन पेपर में यूज़ होगा और इससे जो है आप आंसर ले आएंगे, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ महेश परचेज द टीवी सेट फॉर रुपीज़
11,250 आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द लेबल्ड प्राइस। नाउ लेबल्ड प्राइस क्या होता है? लिस्टेड प्राइस, जो मार्क्ड प्राइस है उसको। तो महेश ने पहली जो टीवी खरीदा वो 11,250 रुपये में खरीदा और उसे 10% डिस्काउंट मिला था। जो भी मार्क प्राइस होगा उस पर उसको 10% डिस्काउंट मिला, तो उसको पड़ा 11,250 रुपये। नाउ ही स्पेंड ₹150 ऑन ट्रांसपोर्ट, 800 ऑन इंस्टॉलेशन। मतलब ये सब इसका तो फिक्स्ड कॉस्ट है कि मतलब उसको लाने में अगर जो भी है टीवी 150 रुपये लग गए और टीवी सेट करने में 800 रुपये लग गए। ठीक है। नाउ एट वॉट प्राइस शुड इट बी सोल्ड सो दैट द प्रॉफिट अर्न वुड हैव बीन 15% इफ नो डिस्काउंट वॉज ऑफर्ड। ओके, तो यहाँ पर है क्या कि एट वॉट प्राइस शुड इट बी सोल्ड सो दैट द प्रॉफिट अर्न वुड हैव बीन 15% इफ नो डिस्काउंट वॉज ऑफर्ड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या है इसमें ये मान लेते हैं कि इसका मार्क्ड प्राइस जो होगा वो क्या होगा। जैसे अगर जैसे इसने ये इस प्राइस पर जो है महेश ने बाई किया, ठीक है, तो हम लोग जो डिस्काउंट देते हैं वो किस पे देते हैं? मार्क प्राइस पे देते हैं। तो सबसे हम लोग इस पहले क्या करते हैं, इसका मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। तो मार्क प्राइस में हमने 10% डिस्काउंट दिया, तो 9/10 दैट इज़ इक्वल टू, यही हमारा हो जाएगा जिस प्राइस पे हमने सेल किया, जो हो गया 11,250 रुपये। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस पे देते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। नो, अब यहाँ पर से कैलकुलेट करिए तो क्या आ जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 22, तो 9 2 ज़ा 18, ये हो गया। तो हमारा मार्क प्राइस जो था वो एक्चुअली में था 12,500 रुपये। ये अब हम लोग ने क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सेकंड सेंटेंस में देख रहे हैं, एट वॉट प्राइस शुड इट बी सोल्ड सो दैट द प्रॉफिट अर्न वुड हैव बीन 50% इफ़ नो डिस्काउंट वॉज ऑफर्ड। मीन्स अब जो है महेश को उसको सेल करना है। ठीक है, महेश ये जो टीवी करता है इसको वो सेल करेगा और ये कह रहा है कि अगर हमने वो उसको 10% डिस्काउंट नहीं देते, अगर महेश को 10% डिस्काउंट नहीं मिलता तो महेश को किस दाम पे मिलता टीवी? 12,500 पर, यही तो होता ना। अभी उसको मिला था 11,250 पे, पर हम लोग मान रहे हैं कि डिस्काउंट नहीं मिला था। तो नहीं मिला था तो ये इसीलिए ये 10% दिया हुआ था कि हम लोग को इससे मार्क्ड प्राइस निकाल लेना है। ना मार्क्ड प्राइस निकल गया और उसको और फिक्स्ड कॉस्टेस क्या आया है, मतलब अगर हम लिखेंगे उसका टोटल कॉस्ट प्राइस जो होगा फ्रॉम साइड ऑफ महेश, अगर उसको डिस्काउंट नहीं मिलता है तो हो जाएगा 12,500 प्लस 150 प्लस 800। तो हम लोग इसमें ये कर सकते हैं कि दैट इज़ 12,500 प्लस 950, तो ये हमारा आ जाता है 5, ये आ जाता है 13,450। ठीक है, नाउ अब 13,450 इसका जो हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया फॉर महेश, उस केस में जब उसको डिस्काउंट नहीं मिलता है। और ये बोल रहा है कि उसका फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा कि वो इस वाले कॉस्ट प्राइस पर जो है वो 15% प्रॉफिट कमा ले। ना प्रॉफिट अर्न का क्या होता था हमारा, फिर से फॉर्मूला, जब प्रॉफिट अर्न करेंगे और 15% है तो हम लोग जो है एस पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 13,450 ओके इंटू 15% का प्रॉफिट है तो हो जाएगा डायरेक्टली 23/20। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1345 इंटू 23, तो ये आ जाएगा हमारा 5 3 ज़ा 15, 1 4 3 ज़ा 12, 13, 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 10 1 9 6 2, तो ये आ जाएगा 5 3 9, ये हो जाएगा 30935 और इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 115 4, ये हो जाएगा 6 7.5, मीन्स हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। यहीं से आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा ही कैलकुलेट करिए तो आप जो है नियर अबाउट पहुंच सकते हैं। और भी आप हो सकता है कैलकुलेशन में अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं, जिनका कैलकुलेशन अच्छा रहता है वो यहीं पर से जो है अप्रॉक्स कर लेंगे, अच्छा ये इतना होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही, ये ऑप्शन 2 तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, 2 और 3, क्योंकि ऑब्वियसली ये डेसिमल में होगा क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 3 तो ऐसे भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा मेन ऑप्शन था वो ये और ये था, और इन दोनों में हम लोग देखेंगे कि नियर अबाउट जो आ रहा था 115, तो हम लोग डायरेक्टली इस ऑप्शन को मार सकते थे। ठीक है,
तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया स्टेटमेंट को कि अगर हम लोग डिस्काउंट नहीं देते, अगर उसको डिस्काउंट नहीं मिलता है, इस 10% का यहाँ पर देने का यही मतलब था कि पहले हम लोग निकाल लें। अगर कहीं पर हो सकता है आपको हर क्वेश्चन में डिफरेंट चीज़ दिया हुआ रहेगा, कहीं कहीं आपको मार्क प्राइस दे देगा और आपको बोलेगा कि भाई आपका डिस्काउंटेड प्राइस क्या था। यहाँ पर आपको क्या हुआ कि यहाँ पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस दे दिया, तो बताइए कि मार्क प्राइस क्या होगा। तो वही है सिंपल, सिर्फ वही आपको पता है फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मार्क प्राइस जो था उसमें हम लोग डिस्काउंट मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा जो है फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस या सेलिंग प्राइस आ जाता था। तो जस्ट हमने उल्टा कर दिया, उसको 10/9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो है मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अ पर्सन बॉट 864 आर्टिकल्स एंड सोल्ड 800 ऑफ देम फॉर द प्राइस ही पेड फॉर 864 आर्टिकल्स। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ कि डायरेक्टली प्राइस नहीं दिया हुआ, यहाँ पर आर्टिकल्स बेस्ड हमको क्वेश्चन है। ऐसा और भी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिसको हम लोग दूसरे लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो है एक बार आप देख लीजिए ना। आप वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आप देखिए कि आप किस तरीक़ा से इसको अटेम्प्ट किए थे और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। नाउ अ पर्सन बॉट 864 आर्टिकल्स एंड सोल्ड 800 ऑफ देम फॉर द प्राइस ही पेड फॉर 864 आर्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पर है कि किसी पर्सन मानते हैं कि वो 864 आर्टिकल्स उसने ख़रीदा है। ठीक है, और उसने जो है 800 जो है वो सेल कर दिया। ठीक है, और 800 जो उसने सेल किया है, जैसे हम मान लेते हैं कि अगर एक आर्टिकल का 1 रुपये दाम था, ओके, तो उसको 864 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस होगा उसका, यही तो कॉस्ट प्राइस हुआ ना। और उसका सेलिंग प्राइस जो है वो कह सकते हैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस से हम लोग को एक्चुअली मतलब नहीं होगा क्योंकि हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग इस तरह से समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे अगर आप मानिए कि जैसे 864 उसका लागत हुआ, ठीक है, और उसने ये लागत मीन्स उसका जो इनपुट था उसने 800 ही से निकाल लिया वो। आप समझ रहे हैं, मतलब अगर 864 रुपीज़ जो है उसका खर्चा हुआ था तो वो 800 आइटम से ही 864 रुपीज़ निकाल चुका है। यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ही सोल्ड रिमेन, ये दिया हुआ है कि एंड सोल्ड 800 ऑफ देम फॉर द प्राइस ही पेड फॉर 864 आर्टिकल्स। मीन्स उसने 800 से ही जो है अपना काम चला लिया, अपना जो इनपुट कॉस्ट था वो निकाल लिया। ठीक है, तो अब जब 800 उसने बेच कर अपना जो कॉस्ट प्राइस था वो निकाल लिया है, तो अब उसके पास एक्स्ट्रा आर्टिकल कितना बचा है, 64। ठीक है, और 64 को जो है वो एक्चुअली एक तरह से आप कह सकते हैं कि 64 जो है उसका बचत हो गया, उसका एक तरह से प्रॉफिट हो गया। और 64 को जो है वो सेम दाम पे बेचेगा जितना पे 800 वाले आइटम को बेचा है। ठीक है, 800 जो आइटम उसने बेचा है उसी प्राइस पर 64 आइटम्स जो रेस्ट है उसको भी बेचेगा। तो अब आप बता सकते हैं कि 800 आइटम जो उसने बेचा है, ठीक है, तो वो किस दाम पे बेचा होगा। ऑब्वियसली 864 डिवाइडेड बाई 800, यही तो कॉस्ट हुआ होगा ना, क्योंकि टोटल उसका सेलिंग प्राइस 864 है और 800 आइटम्स है, तो ऑब्वियसली एक का प्राइस 864 बाई 800 होगा। तो 64 का कितना प्राइस हो जाएगा, 864 बाई 800। ठीक है, और ये जो है ये इसका प्रॉफिट हो गया क्योंकि 64 जो बच रहा है, क्योंकि 800 से तो उसने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया ना, अपना कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 864 रुपीज़, और ये जो रेस्ट जो 64 है ये जो बेच के जो होगा ये इसका पूरा टोटल जो होगा शुद्ध प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है और ये डिवाइड कर देंगे किससे, इसका कॉस्ट प्राइस से। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 864 और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 864 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा 64 बाई 800 इंटू 100, तो ये हो गया, तो ये आ गया 8%। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन 2। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने कैसे एनालाइज़ किया, इसको आप इस तरह से समझिए कि हमने पहले देखा कि कितना आर्टिकल उसने खरीदा, कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, एक मान लिया 1 रुपये है तो 864 उसमें खरीदा। नाउ अब उसने क्या किया कि उसने 800 आर्टिकल ही बेच कर 864 रुपीज़ निकाल लिया उसने। तो अब उसका काम तो हो गया, उसने कॉस्ट प्राइस तो रिकवर कर लिया। अब जो उसका 64 आइटम बचा हुआ है वो अगर बेचेगा उसी दाम पर जिस दाम पे वो 800 आइटम्स को बेचा है, तो वो जो है उसका शुद्ध प्रॉफिट होगा।
ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने 64 से मल्टीप्लाई कर दिया जो न्यू प्राइस जिस पर उसने सेल किया है, डिवाइडेड बाय जो उसको कॉस्ट प्राइस था, और इनटू 100, तो हमारा आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बस आइटम्स में चेंज कर दिया था, कॉस्ट डायरेक्टली नहीं दिया था। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस आपका आएगा, ठीक है, जहाँ पर आपका डायरेक्टली एप्पल्स ऑरेंजेस इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि 10 एप्पल उसने खरीदा था, पर 8 एप्पल्स ही मतलब 10 ऑरेंजेस उसने खरीदा था और 8 ऑरेंजेस को ही बेचकर उसने सारा पैसा मतलब कमा लिया, तो वो 2 ऑरेंज मतलब उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को इसी तरह से सोचिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है थोड़ा सा और इसी तरह का क्वेश्चंस देखेंगे, जो थोड़ा एसएससी लेवल का क्वेश्चंस है, जो जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव हो जाएगा, जहाँ पर हमारा जो जिस तरह से हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उससे थोड़ा सा एक स्टेप आपको और सोचना पड़ेगा और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन इस लेक्चर तक अगर आपने ढंग से सारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो कंसेप्ट है उसको देख लिया है या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, तो आपका CSAT EPFO इस तरह का जितना भी एग्ज़ाम है सारा का क्वेश्चन कवर हो जाएगा इससे। बाकी आप तो किसी भी क्वेश्चन बैंक से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन क्रक्स ये है कि अगर आपका परसेंटेज वाला चैप्टर जो हम लोग ने देखा था, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज या परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे, अगर उस चैप्टर का आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो गया तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है बहुत ईजिली बन जाएगा। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो ओके, थैंक यू।